हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब हम स्टडी करते हैं, हम अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं मैटर की, तो उसी रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं आगे तो हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन यानी कि सरफेस फिनोमिना है, किसी भी जो भी मटेरियल को हम स्टडी करने वाले हैं उसकी सरफेस पे किस तरह के फिनोमिना होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सरफेस जनरली अपने जो बाकी का मटेरियल होता है, सरफेस उस बाकी के मटेरियल से कुछ अलग तरह से बिहेव करती है, किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फिनोमिना होते हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले दो फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम करेंगे बात वो है कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस कौन से होते हैं? किसी भी मटेरियल के अंदर जो मटेरियल है, मॉलिक्यूल से बना हुआ मटेरियल है, पार्टिकल्स से बना हुआ मटेरियल है, हम ऐसा मान सकते हैं कि जो एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है मेरे पास और वो पार्टिकल्स एक कोई मटेरियल है मेरे पास जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो सारे मॉलिक्यूल्स अपने पास वाले मॉलिक्यूल को जिस फोर्स के साथ खींच रहे होंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि हर पार्टिकल के साथ अलग अलग होता है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो एक डेफिनेट शेप एंड साइज के होते हैं और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। तो सॉलिड है कोई मटेरियल तो वो फिक्स्ड है, उसके अंदर आपको कोई भी वेरिएशन मतलब एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है और उसका रीजन जो होता है वो होता है उनके अंदर एग्जिस्ट करने वाले कोहेसिव फोर्सेस। यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, यानी एक दूसरे को ज्यादा फोर्स के साथ खींचते हैं। उसी तरह से अगर आप लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के अंदर भी कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, लेकिन वो सॉलिड्स के फोर्सेस के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि लिक्विड की सरफेस जो होगी या लिक्विड जो होगा उसके अंदर फ्लो हो सकता है, उसके अंदर कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो जिस कंटेनर में आप उसे डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। लेकिन एक लिक्विड की एक डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होती है। लिक्विड्स की क्या होती है? एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि कोहेसिव फोर्सेस इन केस ऑफ लिक्विड इज लेस देन कोहेसिव फोर्सेस इन केस ऑफ सॉलिड्स। और उसी तरह से हम जानते हैं कि गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अपने पास वाले पार्टिकल के लिए वो और कम होगा, क्योंकि गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोहेसिव फोर्सेस जो डेली लाइफ में अगर आप एग्जांपल्स देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं कोहेसिव फोर्सेस के एग्जांपल्स की। अगर आप दो वाटर की मॉलिक्यूल्स को ऐसे, दो वाटर की ड्रॉप्स को अगर ऐसे पास में रखेंगे तो वो अगर आप बहुत पास रखेंगे, उनकी बाउंड्रीज मान ले टच हो जाएगी तो वो आपस में मिलकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बना लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है रियल लाइफ सिचुएशन में कि आप कोहेसिव फोर्सेस को कैसे देख सकते हैं। तो जब भी किसी एक पार्ट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाती है उसे हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं कि पानी की एक बूंद की अगर आप बात करें तो वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्स कम होता है विद रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी। यानी कि अगर आप वाटर की एक ड्रॉपलेट से दो छोटी वाटर की ड्रॉप्स बनाना चाहेंगे तो वो कंपैरेटिवली इजी होगा एज कम्पेयर टू अगर आप मर्क्यूरी की एक बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप्स बनाने की कोशिश करेंगे तो वो काम कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मर्क्यूरी के केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट जो बात करते हैं मटेरियल के अंदर एडहेसिव फोर्सेस। ये क्या होता है? अगर मैं किसी दो सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अभी तक हमने जो बात की एक ही सब्सटेंस के अंदर होने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की। अब अगर हमने दो सब्सटेंसेस ले लिए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। ये फोर्सेस हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। हम उनको रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं? देखें, अगर मान लो मैं चौक से इस बोर्ड पे कुछ भी लिख रही हूँ तो क्या चौक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, चौक के जो पार्टिकल्स होंगे, क्या वो इस बोर्ड को चिपक जा रहे हैं? तो वो चिपक क्यों रहे हैं? वो उनके बीच में कौन सा फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से मैं चौक से इस बोर्ड के ऊपर लिख पा रही हूँ, उसका नाम क्या होगा? उसे हम एडहेसिव फोर्सेस कहेंगे। उसी तरह से अगर हम देखें तो अगर
इस तरह के फोर्सेस नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम पेन से पेपर पे लिख सकते हैं। अगर पेन की इंक पेपर पे स्टिक नहीं करेगी तो हम उससे लिख नहीं पाएंगे। अगर चॉक बोर्ड पे स्टिक नहीं करेगी तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं सारा सरफेस मैटर जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू मटीरियल्स एंड दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द टू मटीरियल्स। अब आप देखते हैं रियल लाइफ में, अगर आप देखें आपको दो चीजों को स्टिक करना होता है तो आप उसे फेविकॉल से या गम से स्टिक करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी एडहेसिव ही होते हैं। उनसे आप इन फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो चीजों को आपस में साथ साथ रखने वाला फोर्स ये वाला फोर्स होता है। ये हमने बेसिक फोर्सेस की बात की। अब इसी की वजह से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी मटेरियल है लिक्विड फिल्ड अप, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ ऐसे लिक्विड फिल्ड अप है। अब अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं, इसकी सरफेस की बात करूं, मान लेते हैं कि इसकी सरफेस स्ट्रेट है इस तरह से। ऐसे अगर मैं इस लिक्विड के यहाँ पे कुछ फिल्ड अप है, लिक्विड मटेरियल जो भी है फिल्ड अप है, और मैंने इसको कंटेनर के अंदर रख रखा है, तो जो एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके खुद के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस होंगे वो तो होंगे कोएसिव फोर्सेस, और जो इस लिक्विड और कंटेनर के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो होंगे एडहेसिव फोर्सेस। इतनी बात हमें समझ में आती है। अगर हमने ये वाली बात करी कि कोएसिव फोर्सेस नाम की कोई चीज होती है, यानी एक सब्सटेंस के सारे मटेरियल, सारे पार्टिकल्स को साथ में रखने वाला एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इसका मतलब ये कि हर सब्सटेंस का हर पार्टिकल एक अपने साथ वाले पार्टिकल को या अपने पड़ोस वाले पार्टिकल को एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ खींच रहा होता है। यानी कि अगर मैं जनरली किसी एक मॉलिक्यूल की बात करूं जो कि इस लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके आसपास से सारे बाकी के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके ऊपर कुछ न कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। क्या वो इस वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होंगे? क्योंकि उन पार्टिकल्स और इस पार्टिकल के बीच में कोई से फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए बाकी के सारे पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर बाकी के सारे पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी वो इसके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स लगाएंगे कि वो हम उस फोर्स को किस तरह से दिखा सकते हैं। मान लें कि कोई इधर वाला पार्टिकल है, वो इस पार्टिकल को इधर खींच रहा होगा, इधर वाला पार्टिकल इधर खींच रहा होगा। इस तरह से हम हर डायरेक्शन में जो उसके आसपास जो भी पार्टिकल्स हैं वो उसे अपनी तरफ खींच रहे होंगे, और इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक कोई भी पार्टिकल जो कि बल्क मटेरियल में है, यानी कि किसी भी अंदर के हिस्से में लाए कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाले जो सारे बाकी के सराउंडिंग पार्टिकल्स की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन ऑल द डायरेक्शंस एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर आप इसको 3D में भी इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो एक पार्टिकल है उसके सारे सराउंडिंग पार्टिकल्स उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उसके ऊपर हर तरफ से एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से इसके पास वाला भी कोई पार्टिकल होगा, उसके ऊपर भी सारी तरफ से ऐसी फोर्सेस लग रहे होंगे, तो उसके ऊपर भी लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पार्टिकल जो हमने किसी कंटेनर में अगर किसी लिक्विड को रख रखा है, तो उसके अंदर लाए करने वाले जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे होंगे, और क्योंकि बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे होंगे जो कि हर डायरेक्शन में होगा, तो किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम कहीं पे भी किसी भी पार्टिकल की बात करें तो हर पार्टिकल में नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर मैं यही कहानी एक सरफेस पे लाए करने वाले मॉलिक्यूल के लिए करूं, एक सरफेस पे लाए करने वाले पार्टिकल के लिए अगर हम कहानी देखें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इस पार्टिकल से। कैसे? अगर मैं यहाँ कोई पार्टिकल है जो यहाँ कोई है उसके बारे में बात करूं, तो उसके ऊपर फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे होंगे, इस डायरेक्शन में, इधर, इस तरह से उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। क्या उसके ऊपर की साइड कोई फोर्सेस लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। क्यों नहीं? और लग भी रहे होंगे, क्या पता यहाँ पे अगर मान लूं कि यहाँ पे कोई डिफरेंट सब्सटेंस है, यहाँ पे
कोई लिक्विड है, यहाँ पे मान ले कोई गैस है, एयर है मान ले, तो यहाँ पे जो फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं वो तो एक सेम टाइप के फोर्सेस है, जबकि यहाँ से लगने वाले फोर्सेस कुछ अलग होंगे, कुछ कम भी हो सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस वाले मॉलिक्यूल की, इसको हम कह ले फर्स्ट, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर सिमेट्रिकली फोर्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। लेकिन अगर मैं इस सेकंड मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो उसके केस में कहानी सिमेट्रिकल नहीं है, उसके ऊपर नीचे से तो लगने वाले फोर्सेस इस वाले मटेरियल की वजह से है, जबकि उसके ऊपर से लगने वाले फोर्सेस नहीं है इस मटेरियल की वजह से। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं है। इस पार्टिकल के यानी कि सेकंड मॉलिक्यूल के केस में जब हम कहेंगे तो इस मॉलिक्यूल के केस में नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर नॉट 0, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो होगा वो कहीं नीचे भागने की टेंडेंसी रखेगा, ये नीचे भागने की टेंडेंसी रखेगा। इसी तरह से यहाँ प्रेजेंट हर पार्टिकल जो है उसके ऊपर नेट फोर्सेस 0 नहीं होने की वजह से वो पार्टिकल्स भी कुछ इस तरह की टेंडेंसी रखेंगे कि वो अपने मतलब इस मटेरियल के अंदर चले जाए, नीचे जाने की टेंडेंसी रखेंगे। तो इसी टेंडेंसी की वजह से, इसी पूरी कहानी की वजह से एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, एक इस तरह से एक फिनोमिना आता है यहाँ पे जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। आप देखें तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ न कुछ एनर्जी है, कुछ न कुछ उनके पास वो भागने की टेंडेंसी रख रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो इसकी वजह से ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इट कम्स इन द स्टेट ऑफ अ टेंशन, मतलब उस टॉप मोस्ट सरफेस जो होगी उसके अंदर कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाली लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है लिक्विड की, दैट कम्स इन द स्टेट ऑफ टेंशन, और उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन यही होगा कि सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो टॉप लेयर पे लाई कर रहे हैं उनके ऊपर लगने वाला फोर्स सिमेट्रिकल नहीं है, उनके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं है। इस वजह से उनकी टेंडेंसी ऐसी रहेगी कि वो दे आर नॉट इन मतलब परफेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है। इस वजह से ये वाली जो लेयर होगी ये अपनी सरफेस एरिया को या जो ये जो लेंथ है इसको कम करने की कोशिश करेगी, और इस वजह से दिस टॉप मोस्ट सरफेस इज इन द स्टेट ऑफ टेंशन, जिसे हम कहते हैं क्या, सरफेस टेंशन। तो अब हम सरफेस टेंशन की बात करें तो हमने फिनोमिना समझ लिया कि एक्चुअली होता क्या है, पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें कि डेफिनेशन एक्चुअली है क्या, हम समझाएंगे कैसे इस चीज को। तो देखें, डेफिनेशन देने के लिए लेट अस कंसीडर कोई भी एक सरफेस है। अगर हम कोई भी एक सरफेस कंसीडर कर लें, मान लेते कि हमारे पास एक लिक्विड की ड्रॉप है जो कि किसी भी टेबल पे पड़ी है, तो अगर हम उस लिक्विड की ड्रॉप को देखेंगे तो हमारे पास उसकी सरफेस कुछ इस तरह की है मान लें। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर हम मान लेते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है AB। क्या है, एक इमेजिनरी लाइन AB हमने कंसिडर कर ली। हमने बोला कि अगर ये जो सरफेस है इसके अंदर जो टॉप मोस्ट लेयर वाले पार्टिकल्स उनके पास कुछ एनर्जी है, वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो सरफेस पर ना रहे, और वो इस तरह से एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो इस एक टेंशन की स्टेट में है। और इसी चीज को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सरफेस कंसिडर की। अब इस सरफेस को अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा मान सकती हूँ कि इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन है, क्या AB एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर कर ली। AB के इस साइड वाली जो सरफेस होगी और AB के इस साइड एक दूसरी सरफेस होगी। इधर वाली सरफेस को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि कोएर्सिव फोर्सेस होते हैं, तो सारे पार्टिकल्स अपने पास वाले पार्टिकल्स को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। और सिमिलरली AB की इस साइड वाली सरफेस भी इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी। लेटेस्ट है कि जो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स है AB पे, वो इधर है, उसे हम कह लेते हैं F। और सिमिलरली एक दूसरा फोर्स होगा जो कि इस AB पे इधर की तरफ लगेगा F। तो हम क्या कहते हैं कि अगर लेटेस्ट अज्यूम कि ऐसे हमारे पास एक सरफेस है जिसके अंदर हमने एक इमेजिनरी लाइन AB कंसिडर कर ली, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग ऑन दिस इमेजिनरी लाइन which is perpendicular to this line and tangential to this surface। इस तरह से हम डेफिनेशन देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स
ये जो अपन ने दिखाया है फोर्स F अपॉन लेंथ L, यानी कि हम क्या डिफाइन करते हैं कि जो सरफेस टेंशन जो एग्जिस्ट कर रहा होगा इस सरफेस के ऊपर, उसे हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। और कौन सा फोर्स? एक ऐसा फोर्स जो किसी भी इमेजिनरी लाइन के ऊपर एक्ट कर रहा होगा जो कि इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है क्या इस लाइन के, AB के परपेंडिकुलरली फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और ये फोर्सेस AB के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ क्या होने चाहिए? सरफेस के टेंजेंशियल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया कि हमने माना कि कोई फोर्सेस हैं जो कि ये वाली सरफेस इस पे लगा रही होगी, इधर वाली सरफेस पे वो है F, और ये वाली सरफेस इधर वाली सरफेस पे लगा रही होगी वो भी है F। हमने कहा कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू दिस फोर्स F अपॉन द लेंथ, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो हमने कहा कि फोर्सेस कौन से होने चाहिए? वो फोर्सेस जो कि इस इमेजिनरी लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर, और टेंजेंशियल है किसके? सरफेस के। जो सरफेस आप देख रहे हैं ये वाली, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पैरेलल होने चाहिए, टेंजेंशियल होने चाहिए और परपेंडिकुलर होने चाहिए किसको? इस लाइन AB को। इस तरह से हमने डिफाइन किया। अब इसको अगर अपन और ध्यान से देखना चाहते हैं कि किस तरह से चीज होगी, टेंजेंशियली कैसे होगा सरफेस टेंशन, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जो सरफेस हमने ली है एक्चुअली हम इसे एक रबर की तरह या कोई इलास्टिक शीट की तरह आप इसको इमेजिन करेंगी। अगर आपके पास कोई रबर शीट है या कोई भी ऐसे मटेरियल की शीट है जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि अगर आप उसको खींचेंगे चारों तरफ से, मान लेते कि हमारे पास ये रबर शीट है, अगर ये रबर शीट है और अगर आपने इसको हर डायरेक्शन से पुल कर रखा है, आपने इसको स्ट्रेच कर रखा है, तो इस शीट के अंदर क्या होगा? एक टेंशन डेवलप होगा। ये शीट के एक दिस शीट विल बी इन अ स्टेट ऑफ टेंशन। ये शीट अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगी? अपनी नॉर्मल लेंथ पे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सरफेस है तो वो भी इट इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ टेंशन, वो भी खिंचाव महसूस कर रही है, जिसकी वजह से वो अपने एरिया को कम करना चाहती है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहती है, जिसकी वजह से वो एक टेंशन या एक फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी पार्टिकल पे जो कि सरफेस पे लाई कर रहा है। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी प्रॉपर्टी को या उसी टेंशन जो डेवलप हुआ है इस सरफेस के अंदर, वो उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो आप देखेंगे कि सरफेस टेंशन हमने लिखा तो है F/L, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो F है दैट इज इंडिपेंडेंट। जो सरफेस टेंशन आपने लिखा है F अपॉन L, सरफेस टेंशन इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ L। वो क्यों होगा इंडिपेंडेंट? क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप इमेजिनरी लाइन जो है उसकी लेंथ को कम ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोर्स भी कम हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन दो फॉर्मूले से आप देखेंगे कि वो F/L होता है, लेकिन सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ L। और सरफेस टेंशन को आप सबसे ज्यादा विजुअलाइज समझ कैसे सकते हैं कि अगर आपने कोई इलास्टिक मटेरियल की शीट कंसिडर की है तो और आपने उसको हर तरफ से हर डायरेक्शन में पुल किया हुआ है, तो उसके अंदर एक टेंशन की स्टेट डेवलप होगी, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगी। और वो जो फोर्स होगा जिसकी वजह से वो अपने आप को रीगेन कर पाएगी, वो जो फोर्स होगा वो इस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। तो उसी तरह से हम सरफेस फिनोमेना को इसके सरफेस टेंशन के केस में भी एक्सप्लेन करते हैं कि सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो कि इस लिक्विड के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा होगा, और वो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं? F/L। उसी तरह से सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का या उसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हम इसे सरफेस एनर्जी के फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होगा। देखें, आप क्या कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपके पास मान लेते हैं इस तरह से कुछ वायर फ्रेम है और यहाँ पे आपने एक मूवेबल वायर लिए, ये वायर है जो कि यहाँ पे स्लाइड कर सकती है, इस फ्रेम के ऊपर स्लाइड कर सकती है वायर। मान लेते हैं कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन आपने लिया है, ये आपने L ले लिया, ये डिस्टेंस आपने B ले लिया। अब आपने क्या किया कि ये जो वायर, ये जो फ्रेम था, इसके ऊपर आपने वायर लिया, आपने इस पूरे सिस्टम को क्या किया? एक सोप सॉल्यूशन में डिप किया। सोप सॉल्यूशन में डिप करने की वजह से यहाँ पे एक सोप फिल्म बन गई। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सोप की फिल्म बन गई, ये सोप फिल्म बन गई यहाँ पे। तो अब ये जो फिल्म होगी या जो इस यहाँ पे जो सोप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो इस वायर को, क्योंकि ये वायर क्या है? यहाँ पे स्लाइड कर सकती है,
ये इस वायर को अपनी तरफ इस तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि इस वाली जो सरफेस है इसके अंदर जो सरफेस टेंशन एग्जिस्ट कर रहा है वो चाहेगा कि ये जो एरिया हो वो कम से कम हो, इसलिए वो क्या करेगा कि वो इस वायर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर आप इस वायर को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, अगर आप इस वायर के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 चाहते हैं, तो क्या आपको इसके ऊपर इधर की डायरेक्शन में एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या ये वायर इधर की तरफ मूव करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि क्या इस वायर के ऊपर इधर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको किसके द्वारा लग रहा होगा? वो फोर्स लग रहा होगा इस सोप फिल्म की वजह से। इस सोप फिल्म के अंदर एक सरफेस टेंशन है जो कि क्या चाहता है कि वो अपनी इस सोप फिल्म के एरिया को कम कर दे, यानी कि वो एक ऐसा फोर्स लगाएगा अपनी बाउंड्रीज पे जो कि इस वायर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और इधर जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसे हम लिखेंगे टेंशन, सरफेस टेंशन T इंटू लेंथ L। अब लेंथ की हम बात करते हैं, वो हम देखते हैं कि लेंथ हम कौन सी लेंगे। देखिए, तो हमने क्या किया, हमने क्योंकि हम इस वायर को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, तो हमें अगर इधर लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स F, तो हमें एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑपोजिट साइड लगाना पड़ेगा ताकि हम इस वायर को क्या रख सके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रख सके। तो हमने इधर की तरफ क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लगा दिया। अब देखें, F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इस F के बराबर। तो हमने लिखा कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F। अब F की अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो वो होगा सरफेस टेंशन T इंटू देखें टोटल लेंथ L। टोटल लेंथ आप कैसे लिखेंगे? अगर आप टोटल लेंथ लिखने की बात करेंगे यहाँ से, तो आप देखें कि जो हमने वायर कंसिडर किया, वायर फ्रेम कंसिडर किया है, उसके अंदर ये जो हमने वायर लिया है, वो दो हमने जो दिखाया है वो उसकी जो थिकनेस है, इस वायर की फ्रेम की जो थिकनेस है, ये जो हमने वायर लिया है जो यहाँ पे स्लाइड कर सकता है, इसकी थिकनेस हमने दिखाई नेग्लिजिबल है, लेकिन एक्चुअली जो होगी इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस रही होगी, यानी ये वाली जो वायर है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी। तो इसकी वजह से एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, एक सोप की फिल्म तो यहाँ पे बनी है, एक सोप की फिल्म क्या पीछे की साइड भी बनी होगी। तो यानी कि जो इस वाली वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा सरफेस टेंशन इनटू टोटल लेंथ। क्या टोटल लेंथ होगी? एक तो ये वाली लेंथ L प्लस एक जो पीछे की साइड, जो इसकी बैक साइड में एक सोप फिल्म बन रही होगी, इसकी पैरेलल में, इस वाली सोप फिल्म के पैरेलल में एक और सोप फिल्म बन रही होगी, क्या उसकी वजह से भी इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा? तो उस सोप फिल्म के लिए ये वाली लेंथ फिर से क्या एक और बार हमें L को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे L। क्या हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो होता है सरफेस टेंशन T इंटू टोटल लेंथ। जो टोटल लेंथ इस वायर के साथ कॉन्टैक्ट में है वो तो है एक बार ये वाला L, और एक बार हम L एक और बार कब कंसिडर करेंगे, जब हम इसके पीछे जो बैक साइड में जो फिल्म बन रही होगी वो फिल्म भी इस वायर के साथ कॉन्टैक्ट में है, और कॉन्टैक्ट की लेंथ उस वाली फिल्म के लिए भी क्या है L, यानी एक हम टोटल लेंथ जो कॉन्टैक्ट में है वो है L प्लस बैक साइड वाली लेंथ L। तो यानी सरफेस टेंशन T इंटू टोटल लेंथ L प्लस L यानी 2L। तो जो F एक्सटर्नल हमें लगाना पड़ेगा वो होगा ट्वाइस T इंटू L। देखिए, तो F एक्सटर्नल की वैल्यू हमें पता चल गई। अब मान लेते हैं कि ये जो हमने F एक्सटर्नल लगा रखा है, इससे हम इस जो फिल्म है, जो वायर है, इसको अगर हम मान लें कि एक बहुत छोटा डिस्टेंस dx मूव कराते हैं, क्या करते हैं, इस F एक्सटर्नल से हम इस वायर को जो कि यहाँ पे स्लाइड कर सकती है, इसे हम एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx अगर हमने मूव करवाया, तो जो वर्क डन होगा छोटा सा dw, जो dw होगा वर्क डन, वो हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स यानी ट्वाइस T इंटू L इंटू dx। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से ध्यान से, तो क्या L ये वाली लेंथ है और ये dx क्या ये वाली ब्रेथ होगी? तो अगर हम देखेंगे तो ये ट्वाइस d इंटू L, देखें ट्वाइस L इंटू dx। अगर इस चीज की बात करें, क्या L ये वाली लेंथ है और ये ब्रेथ, छोटी सी जो ब्रेथ होगी, क्या वो dx होगी? यानी एक्चुअली L dx क्या है, इस छोटी सी फिल्म जो नई क्रिएट फिल्म हुई है उसका क्या छोटा सा एरिया dA है,
अगर हम देखें यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है एल डी एक्स, तो एल इस स्क्वायर फ्रेम की लेंथ है और dx ये जो छोटा सा डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, क्या वो dx है? यानी कि ये वाली अगर हमने इस वायर को यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट किया तो जो थोड़ा सा चेंज इन एरिया आया या एरिया के अंदर आने वाला जो छोटा सा चेंज था, क्या वो dA था? तो क्योंकि ये वाली एक L और ये dx, यानी कि ये छोटे से एरिया dA, हमने ओरिजिनल जो एरिया था क्या वो L इंटू बी था, हमने उस छोटे से एरिया L इंटू बी में dA का चेंज किया और वो छोटा सा एरिया dA क्या था? L इंटू dx, या फिर लेंथ ऑफ द स्क्वायर फ्रेम इंटू जो छोटा सा डिस्टेंस हमने मूव किया, यानी ये जो छोटा सा dA होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? L इंटू dx, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस p dA। अब देखें, एक फिल्म तो यहाँ बन रही है जो हमें नजर आ रही है, एक फिल्म जो पीछे की साइड बन रही होगी, जो कि अगर आपने स्क्वायर फ्रेम लिया है, अगर आप स्क्वायर फ्रेम के देखेंगे तो यहाँ ये जो वायर है, क्योंकि इसकी थिकनेस कुछ न कुछ होगी, तो इस वजह से एक फिल्म आगे की तरफ होगी, एक फिल्म पीछे की तरफ बन रही होगी। तो एक जो छोटा सा इंक्रीज हुआ डीए में, एक तो इधर से हुआ, एक पीछे वाली फिल्म में भी डीए का इंक्रीज हुआ, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि ये अगर हम इसको देखें तो जो एक्चुअली हम लिखेंगे, ये जो डीए हमने लिखा है L इंटू डीए, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें इस तरह से ट्वाइस डीए, क्या ये ट्वाइस डे एक्चुअली इंक्रीज इन एरिया हुआ है, जो टोटल इंक्रीज इन एरिया ऑफ द स्क्वायर फिल्म, क्या हम इसे लिख सकते हैं? ट्वाइस डीए इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द स्क्वायर फिल्म। इसको हमने क्या लिख दिया? इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फिल्म, या हम किस तरह से सोप फिल्म कुछ भी कह सकते हैं इसे, कि इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फिल्म कह सकते हैं, सोप फिल्म। तो अगर हम इस ट्वाइस डीए को अगर हम डीएस से एक रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू टी। देखिए, तो हमने सरफेस टेंशन की एक और इक्वेशन दे दी, या एक और डेफिनेशन दे दी कि यहाँ से कि अगर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो कि सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाले फोर्स के बराबर है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, अगर इसका हम छोटा सा वर्क डन लिखे, अगर ये dx डिस्टेंस मूव करा रहा है, तो जो टोटल चेंज इन एरिया होगा वो होगा ट्वाइस dA, यानी कि हमने उसको ds से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने क्या किया? सरफेस टेंशन की वैल्यू हमने जो लिखी, surface tension T existing in the soap film is equals to total work done, that is dW upon ds। या उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? उसे इस चीज को हम सरफेस एनर्जी के नाम से भी कहते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो dW को हम क्या करेंगे? देखिए, dW को अगर हम dW की बात करें तो क्या है वो? सरफेस टेंशन T इंटू चेंज इन एरिया है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम सरफेस एनर्जी भी कह सकते हैं। तो हम सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, चेंज इन एरिया, या फिर पर यूनिट एरिया। इस तरह से भी हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की दो इक्वेशंस आपके पास, दो डेफिनेशंस आ गई। एक तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप के बारे में। अभी हमने सरफेस टेंशन पढ़ा, तो सरफेस टेंशन की वजह से हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से कुछ ये एग्जांपल्स हैं। एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। देखिए, अगर आप कोई लिक्विड ड्रॉप को देखेंगे तो वो स्फेरिकल शेप की होती है। अगर हम बहुत छोटा स्फेयर कंसिडर कर रहे हैं तो लगभग हम मान सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्फेयर होगी। परफेक्ट स्फेयर की स्फेरिकल ड्रॉप के केस में हम देखेंगे कि लिक्विड के अंदर और बाहर एग्जिस्ट करने वाला प्रेशर जो होगा वो अलग होगा। तो वो किस तरह से हम स्टडी करते हैं, देखें। अगर हमारे पास कोई लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस अगर हम मान रहे हैं r, ये स्फेरिकल ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप का रेडियस हमने कंसिडर किया है r, अंदर की तरफ प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो है Pn, और बाहर की तरफ से लगने वाला प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0।
अगर बाहर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो बाहर का प्रेशर हम क्या मान रहे हैं, पी नॉट या पी आउट जो हमने माना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कंसिडर करें तो एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो सरफेस लिक्विड्स हैं क्या वो अंदर भागने की टेंडेंसी रखेंगे, उनके ऊपर भी वो भी जो टॉपमोस्ट लेयर होगी, जो स्फेयर की लेयर होगी, जो सरफेस होगी स्फेयर की, वो भी क्या होगी, इन द स्टेट ऑफ टेंशन। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से विजुअलाइज करना चाहें, देखें हमने क्या किया, एक प्लेन लिया जिसने स्फेयर को क्या किया, आधे में हमने इसको हाफ में कट कर दिया। एक हमने प्लेन कंसिडर किया, क्या, ए बी सी डी, ये प्लेन हमने कंसिडर किया। ऐसे हमारे पास राउंड स्फेरिकल ड्रॉप थी, हमने उसको आधे में कट कर दिया, तो हमने हमारे पास ये ऐसे हाफ क्रॉस सेक्शन, इस तरह से हाफ पार्ट आ गया उसका। तो अगर हम इस हाफ पार्ट को विजुअलाइज करें तो क्या हम इस तरह से मान सकते हैं कि अगर ये लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से को खींच रहा होगा और इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से को खींच के रख रहा होगा, यानी इन दोनों हाफ हेमिस्फेयर्स के बीच में, इन दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से क्या ये दोनों एक दूसरे से अटैच थे। अगर हमने इधर वाला हेमिस्फेयर हटा के और इस वाले हेमिस्फेयर पे देखा तो इस वाले स्फेयर को खींचने वाला, इस वाले हेमिस्फेयर को खींचने वाला जो इधर वाला हिस्सा था, क्या वो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था अपनी तरफ? वो फोर्सेस कहाँ एक्सर्ट हो रहे थे? क्या वो अंदर वाले पार्टिकल्स की वजह से एक्सर्ट हो रहे थे? क्या अंदर वाले पार्टिकल्स के बारे में हमने बात की कि अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर तो नेट फोर्सेस जीरो रहे होंगे, तो यानी कि इसकी हम बात कर सकते हैं कि अंदर वाले फोर्सेस, अंदर वाले पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके अंदर कोई खास रोल नहीं था, क्योंकि उनके जो इस आधे है, मतलब इस हेमिस्फेयर के अंदर वाले पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर जो फोर्स उनके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स लगा रहे होंगे, उनकी वजह से वो तो खुद तो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे होंगे, लेकिन जो पार्टिकल्स इस सरफेस पे लाए कर रहे होंगे, मान लेते कि आपके पास हेमिस्फेयर है, जो पार्टिकल्स इस सरकमफ्रेंस पे या इस सरफेस पे लाया कर रहे होंगे, वो वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, वो वाले पार्टिकल्स यहाँ जो बाकी का जो बचा हुआ स्फेयर है, इसको हम ऐसे डॉटेड बना लेते हैं, जो बाकी बचा हुआ स्फेयर है उसके पार्टिकल्स क्या इस सरफेस वाली, सरकमफ्रेंस वाली पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, और ये वाला फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा होगा इन पार्टिकल्स की वजह से इन वाले पार्टिकल्स के ऊपर, वही क्या होगा, दैट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन। और अगर हम ये वाले इस फोर्स को, जो इस सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला जो फोर्स होगा उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उस फोर्स को, जो ये वाले पार्टिकल्स इधर सराउंडिंग पार्टिकल्स इस सर्कमफ्रेंस वाली पार्टिकल्स के ऊपर लगा रहे होंगे, उस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, सरफेस टेंशन T इंटू टोटल लेंथ। अब अगर आप टोटल लेंथ की बात करेंगे तो क्योंकि ये एक सिंगल सरफेस बनेगी, यहाँ पे देखें, अगर आपके पास इस तरह से स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल ड्रॉप को आपने कंसिडर किया है, अंदर पूरा आपका लिक्विड फिल्ड अप है, यहाँ से अगर आपने इस स्फेरिकल ड्रॉप को हाफ में कट कर लिया, आपके पास हेमिस्फेरिकल ड्रॉप बचा, यानी कि जो सरफेस इन कांटेक्ट है क्या वो एक सिंगल सरफेस बनी आपके पास। तो अगर आप इस सरफेस की टोटल लेंथ जानना चाहते हैं तो क्या वो टोटल लेंथ होगी ये वाली 2 पाई r। अगर ये रेडियस जो आपने लिया है, अगर वो आपने क्या लिया है, आपने ये रेडियस कंसिडर किया है वो है r, क्योंकि आपका पूरा स्फेयर ही r रेडियस का था, तो ये वाली जो टोटल लेंथ होगी जिसके ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा वो लेंथ कितनी होगी, इसकी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r। तो टोटल फोर्स बाय सरफेस टेंशन विल बी इक्वल्स टू T इंटू 2 पाई r। इसके अलावा अगर हम फोर्सेस की बात करें, अगर ये वाली ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, यानी इस ड्रॉप के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या जीरो होने चाहिए। अगर इस ड्रॉप के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो होने चाहिए, यानी हम इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस की बात करें पहले, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस ड्रॉप के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो, अगर हम कोई सा भी छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसिडर करें, मान लेते हैं कि हमारे पास हेमिस्फेरिकल ड्रॉप है, यहाँ पे आपने एक एरिया कोई सा भी कंसिडर किया, तो क्या जो प्रेशर, जो फोर्स लगा रहा होगा वो इस तरह से आएगा। अगर आपने यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी एक एरिया कंसिडर किया, जो P नॉट इस पे फोर्स लगाएगा, क्या वो इस तरह से होगा, विच वुड बी नॉर्मल टू दी सरफेस, और नॉर्मल जो होगा वो क्या सेंटर से पास कर रहा होगा। तो यानी कि जो पूरा फोर्स होगा, ये फोर्स, अगर टोटल जो फोर्स है वो P नॉट की वजह से इस ds, मान लेते हैं कि हमने एक छोटा सा एरिया ds कंसिडर किया, तो इस छोटे से ds के ऊपर इस P नॉट की वजह से जो फोर्स लगा वो था P नॉट ds। ये फोर्स जो था दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर। मान लेते हैं कि ये जो फोर्स था
ये कुछ थीटा एंगल बना रहा था इस सेंटर के साथ, उसी तरह से यहाँ पे भी एक डीएस रहा होगा जिसका फोर्स कुछ इस तरह से थीटा एंगल बना रहा होगा सेंटर के इस लाइन ज्वाइनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो हमारे पास नेट यह आएगा कि जो इन फोर्सेस की वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस वजह से हम लिख सकते हैं कि जो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दिस बबल होगा, क्या वो होगा सारे पी नॉट डीएस, जो सारे छोटे छोटे एलिमेंट डीएस हम लेंगे उन सबका समेशन होगा पी नॉट डीएस। और उसको जब हम सम अप करेंगे तो हम देखेंगे कि जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वो कितना फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दिस बबल विल बी इक्वल्स टू पी नॉट विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। किसके बराबर आएगा, पी नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, देखें अगर हम सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का अलोंग दिस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो जो हमारे पास एरिया आएगा, जो इस पूरे हेमिस्फेरिकल जो ड्रॉप हमारे पास ऑब्टेन हुआ है उसका प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, क्या वो ये वाली सरफेस आएगी, जो ये सरफेस होगी, क्या उस सरफेस का मतलब कि ये वाली सरफेस की हम बात कर रहे हैं, इस सरफेस का एरिया कितना रहा होगा। अगर इस पूरी जो सरफेस है इसका रेडियस है r, तो इस सरफेस का एरिया रहा होगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो पी नॉट, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर की तरफ प्रेशर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ड्रॉप के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, वो लगा रहा है पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, इस ढंग से। और अब ये पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो लग रहा होगा इधर की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या इस पूरी सरफेस के साथ इस तरह से कांटेक्ट में है, तो जो भी फोर्स लग रहा होगा उसका जो नेट बचेगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन बचेगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से बचेगा। अगर हम पी एन यानी जो प्रेशर इनसाइड द बबल है उसकी अगर हम बात करें, क्या पी एन भी इसकी ड्रॉप्स की वॉल्स पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। उस पी एन की जब हमने बात करी एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हमने पी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट, पी नॉट की वजह से फोर्स कैलकुलेट किया, बिल्कुल उसी तरह से जब हमने पी एन यानी इनसाइड प्रेशर की वजह से जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया तो फिर से हमारे पास पी एन की वजह से फोर्स क्या आया, पी एन इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, दैट इज पी एन। प्रोजेक्टेड एरिया वापस से इस वाली सरफेस के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि अंदर वाले प्रेशर की वजह से फोर्स आया पी एन इंटू पाई आर स्क्वायर। और उसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, उसका डायरेक्शन होगा इधर की डायरेक्शन में, क्योंकि पी एन की वजह से जो फोर्स आएगा क्या वो रेडियली आउटवर्ड्स आएगा। तो जब हम उसको पूरा नेट लेंगे, पूरे सम करेंगे तो वर्टिकल तो सारे कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में फोर्स बचेगा विच विल बी इक्वल्स टू पी एन इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास नेट फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर कितना आया, पी एन इंटू पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन होगी नेगेटिव हॉरिजॉन्टल, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस आप मान सकते हैं इसको। अब देखें आपके पास जो अब ये जो ड्रॉप है जो आपने यहाँ पे बनाई है, क्या ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, क्या ये ड्रॉप रेस्ट पर, मतलब इसके ऊपर लगने वाले क्या नेट फोर्सेस जीरो है। ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि क्या ये बाकी बची हुई ड्रॉप जो दूसरा हेमिस्फीयर है जो हमने कंसिडर नहीं किया है, जो हमने अभी दिखा नहीं रखा है, वो वाला ड्रॉप, वो वाली बाकी बची हुई ड्रॉप क्या इस ड्रॉप को अपनी तरफ खींच रही है, कितने फोर्स के साथ, P इंटू 2 पाई आर। और इन सारे नेट फोर्सेस की वजह से ये ड्रॉप क्या है, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, यानी ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम देखें इस ड्रॉप के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो है, यानी इधर से लगने वाले फोर्सेस या इधर लगने वाले फोर्सेस के बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं पी एन इंटू पाई आर स्क्वायर। इधर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या, इधर की तरफ कोई और फोर्स लग रहा है क्या, कोई और फोर्स नहीं लग रहा। क्या इधर की तरफ लगने वाले फोर्सेस होंगे, इधर की तरफ लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे, देखें आपने क्या लिखा यहाँ पे, पी एन इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि इधर की तरफ लगने वाला फोर्स था,
ये राइट साइड में लगने वाला फोर्स था इज इक्वल टू, क्योंकि एफ नेट 0 है यानी नेट फोर्सेस 0 है, तो इधर की तरफ लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे, इधर की तरफ लगने वाले फोर्सेस होंगे पी एन, और इधर राइट साइड में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट की वजह से फोर्स आया पी नॉट पाई आर स्क्वायर, प्लस सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला फोर्स होगा टी इंटू 2 पाई आर। देखिए यहाँ से जब आप देखेंगे तो पाई एंड आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आया कि पी एन माइनस पी नॉट, इसको हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है हमारे पास क्या, पी एन माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। देखिए फॉर अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप हम क्या मानते हैं कि P इनसाइड दैट इज प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, P in माइनस प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप विच इज P नॉट, P in माइनस P नॉट इज इक्वल टू 2t बाय R, जहाँ पे T क्या है सरफेस टेंशन एंड R क्या है रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, P in माइनस P नॉट इक्वल टू 2t बाय R। इस P in माइनस P नॉट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर, यानी कि जो एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप है उसकी वैल्यू क्या है 2t बाय आर। अगर आप इसे और अच्छे से देखना चाहें तो आप क्या समझ सकते हैं कि P इनसाइड यानी प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एक्सीड्स द प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप बाय अ फैक्टर ऑफ 2t बाय आर, यानी P इनसाइड इज इक्वल टू P नॉट प्लस 2t बाय आर, यानी कि अंदर का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा होगा 2t बाय आर, जहाँ पे T क्या है सरफेस टेंशन। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक ड्रॉप को कंसिडर कर रहे हैं जो कि इस तरह से स्फेरिकल है, तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा उसके अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा होगा 2t बाय आर ज्यादा होगा। अंदर वाले प्रेशर यानी कि अंदर वाला प्रेशर P in माइनस P नॉट को हम क्या बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा 2t बाय आर, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि ये ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो अंदर वाला सरफेस होगी, जो अंदर वाला फेस होगा, क्या वो कॉन्केव होगा, यानी कि कॉन्केव साइड पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है 2t बाय आर। आप किसी भी ढंग से इस चीज को समझ सकते हैं। उसी ढंग से हम जैसे हमने ड्रॉप के केस में बात की, वैसे ही हम अगर एक लिक्विड बबल के केस में बात करें या किसी भी बबल के केस में बात करें, सोप बबल की बात करते हैं हम। देखें आपने सोप बबल देखा होगा, सोप बबल के अंदर की साइड जो प्रेशर है उसको हमने फिर से Pn कंसिडर किया, बाहर की तरफ जो प्रेशर है उसको हमने फिर से क्या कंसिडर किया, P नॉट कंसिडर किया। ड्रॉप और बबल के केस में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि ड्रॉप की एक सिंगल सरफेस होती है, क्या ड्रॉप के अंदर भी पानी होता है। अगर आपने एक पानी की ड्रॉप कंसिडर की है तो ड्रॉप के अंदर भी कुछ ना कुछ पानी होगा यहाँ पे भरा हुआ। लेकिन अगर आप एक सोप बबल की बात करेंगे तो सोप बबल की 2 लेयर्स होती है, एक तो आउटसाइड लेयर और एक इनसाइड लेयर। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस क्या होगा, बाकी पूरी चीज हम बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ेंगे, बस डिफरेंस क्या है कि क्योंकि एक लिक्विड ड्रॉप की सिर्फ एक ही सरफेस होती है, लेकिन एक बबल की कितनी सरफेसेस होती है, 2 सरफेसेस होती है, एक आउटसाइड सरफेस एक इनसाइड सरफेस। उसी तरह से अगर आप बिल्कुल सेम तरीके से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से अगर आप एक प्लेन से कट कर दें तो आप देखेंगे कि ये वाला हेमिस्फेयर इस वाले हेमिस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी ये वाला हेमिस्फेयर क्या इस वाले हेमिस्फेयर को खींच रहा होगा अपनी तरफ। वो खींचने वाला फोर्स कहाँ से आया, वो आया सरफेस टेंशन की वजह से। और उस फोर्स की वैल्यू जो जिस फोर्स के साथ ये वाला हेमिस्फेयर इस हेमिस्फेयर को खींच रहा था, उस फोर्स की वैल्यू हमने क्या लिखी, T इंटू टोटल लेंथ। अब जब टोटल लेंथ की बात आई तो यहाँ पे हमने लिखा था टोटल लेंथ थी 2 पाई आर। अब इस केस में देखें आपका बबल कुछ इस तरह से, एक तो होगी इनर सरकमफ्रेंस, इनर सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई आर, क्योंकि ये वाला रेडियस कितना है r। यहाँ पे अपने जो बबल कंसिडर किया उसका रेडियस कितना लिया है r, तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना होगा r, यानी जो इनर सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी 2 पाई आर, और साथ के साथ बाहर वाली सरकमफ्रेंस कितनी होगी वो भी होगी 2 पाई आर, यानी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4 पाई आर। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आया वो आया 4 पाई आर, और उसका डायरेक्शन कैसा था, अपवर्ड्स। अब देखें एग्जैक्टली सेम तरीके से Pn जब आपने लिखा, Pn आपने लिखा यानी इनसाइड प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स,
इनसाइड प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स होगा P प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या, इस केस में फिर से पाई आर स्क्वायर ही है, तो यहाँ से आया Pn इंटू पाई आर स्क्वायर। और वो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि Pn जो होगा क्या वो फोर्स ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स लगा रहा होगा, और जब वो रेडियली आउटवर्ड्स फोर्स लगाएगा तो सारे फोर्स के जो ऐसे कंपोनेंट्स होंगे वो जाएंगे और सिर्फ नीचे लगने वाले कंपोनेंट्स बच जाएंगे, और वो होगा Pn इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। और वो कैसे डायरेक्टेड होगा, दैट वुड बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। उसके अलावा अगर आप P नॉट की बात करें यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लगा रहा होगा वो ऐसे लगा रहा होगा रेडियली टूवर्ड्स, मतलब रेडियली इनवर्ड्स या टूवर्ड्स दी सेंटर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। ये सारे फोर्सेस का जो नेट आएगा उसके सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ इधर ऊपर डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी वाई एक्सिस यानी डायरेक्टेड अपवर्ड्स वाले कंपोनेंट्स बच जाएंगे। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा। किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। और वो कितना होगा, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया अगेन विच इज इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर यानी P नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स हम मान सकते हैं कि क्योंकि सारे जो फोर्सेस होंगे इनका रिजल्टेंट ऐसे अपवर्ड्स आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आएगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तब आपके पास ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस दो आ गए, एक तो आउटसाइड प्रेशर की वजह से, एक सरफेस टेंशन की वजह से, और नीचे लगने वाला फोर्स आया है इनसाइड प्रेशर की वजह से। और इन तीनों फोर्सेस की वजह से क्या जो ये ड्रॉप है क्या वो इक्विलिब्रियम में है, यानी इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या है, 0 है। यानी आप लिख सकते हैं क्या कि T इंटू 4 पाई आर प्लस P नॉट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Pn पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या आया, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया है Pn माइनस P नॉट इक्वल्स टू 4T बाय R। देखिए क्या रिजल्ट आया आपके पास, Pn माइनस P नॉट यानी इनसाइड प्रेशर एक्सीड्स द आउटसाइड प्रेशर कितने से, बाय 4T बाय R। वापस से आपके पास क्या आया है, जो T है वो है सरफेस टेंशन की वैल्यू, R है रेडियस ऑफ द बबल, Pn है इनसाइड प्रेशर और P नॉट क्या है, आउटसाइड प्रेशर। यानी कि आपके पास क्या है कि द इनसाइड प्रेशर एक्सीड्स द आउटसाइड प्रेशर बाय 4T बाय R। इस वाले केस में, बबल के केस में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी आई, 4T बाय R। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जो अंदर की तरफ यानी कि जो कॉन्केव साइड पे प्रेशर था वो बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है, 4T बाय R ज्यादा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, नेक्स्ट केस आप क्या मान सकते हैं कि अगर कोई लिक्विड बबल हो या बबल हो इन अ लिक्विड, कैसे देखें। अभी हमने बबल को एयर में कंसिडर किया था, अगर हम इस बबल को किसी लिक्विड के अंदर कंसिडर करें, पानी के अंदर बुलबुले देखे आपने, ऐसे आपके पास एक बबल है जो इस लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, तो अब आप देख के बताएं इसमें कि इस लिक्विड बबल की कितनी टोटल सरफेसेस है। आप इसको देख सकते हैं कि अगर ये बबल है आपके पास, तो अभी जो हमने बबल बनाया था उस बबल की हमने क्या बनाई थी, 2 सरफेसेस बनाई थी, एक इनसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेस। लेकिन इस लिक्विड बबल की, इस बबल की जो कि एक लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास क्या सिर्फ एक ही सरफेस है, सिर्फ इनसाइड सरफेस है, उसकी कोई आउटसाइड सरफेस नहीं है। तो इस केस में अगर हम इस लिक्विड के अंदर बबल की जो बबल के अंदर वाले प्रेशर की बात करें, अगर हम उस प्रेशर को Pn कह लें और यहाँ बाहर जो प्रेशर है अगर हम उससे P नॉट कह लें, आउटसाइड प्रेशर, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि Pn इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस, अब आप सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, Pn इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स आप क्या लिखेंगे, T प्लस T इंटू
जो टोटल लेंथ लेंगे आप, टोटल लेंथ कितनी लेंगे, टोटल लेंथ जब आप लेंगे तो फिर से ड्यू टू अ सिंगल सरफेस लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ड्रॉप के केस में लिया था, और फिर से हम t इंटू क्या लिखेंगे, 2πr लिखेंगे, 4πr नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बबल की जब वो एयर के अंदर होता है तब उसकी दो सरफेसेस होती है, लेकिन जब वो लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसकी सिंगल सरफेस होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फिर से जो एक्सेस प्रेशर आएगा Pn माइनस P0, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2T/r। यानी कि अगर कोई बबल है जो कि एटमॉस्फेयर में है तो फिर उसका प्रेशर कितना होता है, 4T/r। लेकिन अगर कोई बबल है जो किसी लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, 2T/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस ऑफ टू ओवरलैप बबल्स। देखिए अगर हमारे पास दो बबल्स हैं, मान ले कि कोई एक स्मॉलर रेडियस का है और उसका रेडियस है r1, और एक बड़ा रेडियस का बबल है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है, r2। अब हम देख रहे हैं कि क्या r1 स्मॉल है किससे, r2 से। तो अब हमने देखा कि अगर कोई बबल्स है हमारे पास तो जो इनसाइड प्रेशर होगा, बबल के इनसाइड जो प्रेशर होगा वो आउटसाइड प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, 4T/r, जहाँ पे T जो होगा सरफेस टेंशन और R होगा उन बबल्स का रेडियस। अब देखिए अगर हमारे पास इस वाले बबल के अंदर हम लिखें कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू की बात करें, तो एक्सेस प्रेशर जो इस बबल के अंदर होगा वो होगा 4T/r1 और इसमें होगा 4T/r2। यानी कि अगर r1 स्मॉल है r2 से, तो क्या जो एक्सेस प्रेशर है वो इनवर्स रेशियो में है किसके साथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, या रेडियस ऑफ द बबल के साथ एक्सेस प्रेशर इनवर्स रेशियो में है। तो एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ P1, यानी कि अगर हम इसके एक्सेस प्रेशर को लिखें P1, तो एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ P1 विल बी ग्रेटर, P_x1 विल बी ग्रेटर देन P_x2। यानी कि एक्सेस प्रेशर जो कि इसके अंदर होगा वो इस वाले बबल से ज्यादा होगा, क्योंकि इस वाले के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो कितना होगा, 4T/r1, और इसमें कितना होगा, 4T/r2। यानी एक्सेस प्रेशर इस वाले बबल के अंदर ज्यादा होगा। अगर हम इसके अंदर वाले प्रेशर को P1 मान ले और इसके अंदर वाले प्रेशर को P2 मान ले, तो हमने देखा कि बबल के केस में जो हम लिखते हैं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4T/r। तो अगर हम P1 और P2 को आउटसाइड प्रेशर यानी कि P0 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम दो इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू P0 यानी आउटसाइड प्रेशर प्लस 4T/r1, और P2 को क्या लिखेंगे, P2 को लिखेंगे P0 प्लस 4T/r2। अब देखिए अगर r1 छोटा है r2 से, यानी कि क्या ये फैक्टर बड़ा होगा इस फैक्टर से, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं P1 बड़ा होगा P2 से। यानी कि जो बबल छोटा है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा है और उसके अंदर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, और जो बबल बड़ा है उसके अंदर प्रेशर की वैल्यू कम है। छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बड़े बबल के अंदर प्रेशर कम होता है अगर दोनों सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रखे गए हों तो। अब मान लेते हैं कि हमने इन दोनों बबल्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। जब हमने इन दोनों बबल्स को मर्ज कर दिया, इन दोनों को ओवरलैप करवाया, तो इनके बीच में एक कॉमन सरफेस डेवलप हुई, और उसी कॉमन सरफेस के बारे में हमें बात करनी है। उसी कॉमन सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमको बात करनी है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें डिटरमाइन करना है। तो देखें जब हमने ओवरलैप किया इन दोनों बबल्स को, तो मान लेते हैं ये एक छोटा बबल ये बड़े बबल के साथ ओवरलैप किया गया, तो इसके बीच में जो कॉमन सरफेस बनी उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर नया बना, वो था स्मॉल r। जो ये बबल हमने छोटा वाला बबल लिया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, बड़े वाले बबल का रेडियस है r2, और जो इनके ओवरलैप करने से जो एक कॉमन सरफेस क्रिएट हुई उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने माना स्मॉल r। तो अब देखें अगर मैं इस वाले कर्वेचर की बात करूं या इस वाले सेक्शन की बात करूं, तो इस वाले सेक्शन के इधर वाली साइड पे प्रेशर है P1 और इधर वाली साइड पे प्रेशर है P2। अगर मैं बोल रही हूँ कि P1 बड़ा है P2 से, यानी इस बात पे हम आसानी से कमेंट कर सकते हैं कि कर्वेचर किसकी साइड पे होगा। तो देखिए अगर P1 बड़ा है P2 से, यानी कि द कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस विल बी टुवर्ड्स द स्मॉलर बबल।
क्यों होगा? आप जानते हैं कि क्या कॉन्केव साइड पर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा प्रेशर होता है? हमने हमेशा पढ़ा कि इस बबल के केस में भी जब कॉन्केव साइड पे प्रेशर की बात की गई तो कॉन्केव साइड पे प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से 40/R ज्यादा था। ड्रॉप के केस में क्या कॉन्केव साइड से कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर 2T/R ज्यादा था। तो अगर हम इसमें बात करें तो अगर इधर वाली साइड पे प्रेशर है P1, इधर वाली साइड पे प्रेशर है P2 और P1 बड़ा है P2 से, यानी कॉन्केव साइड किस तरफ होगी? कॉन्केव साइड क्या P1 की तरफ होगी? यानी द कर्वेचर विल बी टुवर्ड्स द स्मॉलर ड्रॉप या स्मॉलर बबल, एंड इधर की साइड पे क्या होगा? कॉन्वेक्स साइड होगा। यानी अगर हम इसमें बात करें और इस साइड क्या होगा? P2 से, और प्रेशर ज्यादा जिस तरफ होता है वही साइड क्या होती है? कॉन्केव साइड होती है। तो अब देखें, अगर मेरे पास ये आ गया कि मुझे ये पता चल गया कि कॉन्केव साइड किस तरफ होगी, कॉन्वेक्स साइड किस तरफ होगी, कर्वेचर किस तरह का होगा, मेरे पास ये भी आ गया कि एक तरफ का प्रेशर है P1, एक तरफ का प्रेशर है P2। तो अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या हम जानते हैं कि P एक्सेस यानी कि एक्सेस प्रेशर किसके बराबर होता है एक बबल में? 40/R के बराबर। यहाँ पे ये P जो होगा सरफेस टेंशन होगा, ये R जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर मैं इस सरफेस की बात कर रही हूँ तो यानी हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2। यानी इस सरफेस की अगर हम बात करें तो क्या इसके एक साइड प्रेशर है P1, एक साइड प्रेशर है P2। जो इन दोनों प्रेशर्स के बीच में डिफरेंस होगा, क्या वही डिफरेंस 40/R के बराबर होगा? और उस 40/R में R कौन सा आएगा? ये वाला आ रहेगा जो कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हमने क्या लिखा? इस सरफेस के एक साइड प्रेशर है P1, एक तरफ है P2। तो इन दोनों प्रेशर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होगा 40/R के बराबर, जहाँ पे R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। तो हमने लिखा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 40/R। एंड यहाँ पे P1 P2 की जब आप यहाँ से वैल्यूज डालेंगे तो देखें आपके पास क्या आएगा? आपके पास आया P0 प्लस 40/R1 माइनस P0 माइनस 40/R2 इज इक्वल्स टू 40/r। P0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से आप देखेंगे तो 40 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आया 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल्स टू R। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखें, R इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। देखिए, इस तरह से आप फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई कॉमन सरफेस होगी, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आप देखेंगे वो क्या है? प्रेशर इनसाइड अ चार्ज बबल। बिल्कुल पहले जैसी कहानी है इसके अंदर भी, बस इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि आपने जो बबल कंसिडर किया है उसको हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रखा है, यानी आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज दे रखा है। अगर आप इस बबल के अंदर, इस बबल का रेडियस आपने और इस बबल के ऊपर जो चार्ज की सरफेस डेंसिटी, जो आपने चार्ज डेंसिटी कंसिडर की है वो आपने कंसिडर की है कितनी? सिग्मा। तो अगर आप इस बबल के अंदर वैसी ही बात करें जैसे आपने नॉर्मल बबल के केस में की थी, तो आप मान सकते हैं कि अगर हम इस बबल को इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड, तो ये ऊपर वाला जो बबल है उसने क्या नीचे वाले बबल को इक्विलिब्रियम में रख रखा है। यानी मैं एक ऐसा बबल कंसिडर कर लूं, क्या ये वाला बबल, ऊपर वाला बबल नीचे वाले बबल को सपोर्ट कर रहा होगा, और ऊपर वाले बबल की वजह से क्या नीचे वाले बबल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, जो कि किसकी वजह से होगा? सरफेस टेंशन की वजह से। यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला ये फोर्स F होगा,
जो कि बबल के ऊपर लग रहा होगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में, और वो कौन लगा रहा होगा, ऊपर वाला बबल लगा रहा होगा, ताकि ये नीचे वाला बबल उसके साथ क्या रहे, अटैच रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये पहले जैसी कहानी, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, T इंटू टोटल एरिया, टोटल सरफेस, टोटल लेंथ कितनी होगी। अगर मैंने ऐसा बबल लिया है तो एक 2πr तो आउटर सरफेस के लिए, और क्योंकि बबल की दो सरफेसेस होती है तो क्या 2πr बाहर वाली सरफेस के लिए और 2πr अंदर वाली सरफेस के लिए, यानी कि हम कितनी लिखेंगे लेंथ, टोटल लेंथ विल बी T इंटू 4πr। ये टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा जो इस बबल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ बाहर वाला जो प्रेशर है वो है P0। अंदर की तरफ आप देखेंगे, अगर हाफ बबल को जो आपने कंसिडर किया है तो अंदर की तरफ प्रेशर किस वजह से आ रहा होगा, तो एक तो इनसाइड वाले प्रेशर की वजह से, यानी इनसाइड जो गैस फिल्ड है या जो एयर मॉलिक्यूल्स अंदर ट्रैप्ड है उनकी वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा उसको हमने Pin कहा है। इसके अलावा क्योंकि ये चार्ज जो बबल है वो चार्ज है, बबल चार्ज है, यानी इसके आउटसाइड पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक इलेक्ट्रिक प्रेशर और सीन में आ जाएगा जिसको हमने किससे डिनोट किया, P इलेक्ट्रिक से। देखें इलेक्ट्रिक प्रेशर की अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक प्रेशर आप जानते हैं कितना होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर हम डिफाइन क्या करते हैं, सिग्मा स्क्वायर विच इज द चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से करते हैं। क्या जो इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा होगा वो भी इस सरफेस के ऊपर इस तरह से लग रहा होगा कि वो उसको बाहर की तरफ, मतलब कि इस तरह से कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर और P इनसाइड की वजह से, जिसकी वजह से नेट जो प्रेशर बचेगा, नेट जो फोर्स बचेगा क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बचेगा। तो इसका मतलब हम जब P इनसाइड की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि P इनसाइड की वजह से जो फोर्स आया था वो आया था Pn इंटू टोटल प्रोजेक्टेड एरिया विच इज 4πr²। तो अब उस P इनसाइड की डायरेक्शन आपने ली थी नीचे की तरफ, यानी कि अब अगर आप P इलेक्ट्रिक को भी लिखना चाहें तो P इलेक्ट्रिक को और आप इस फोर्स के अंदर जोड़ देंगे जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो आप P इलेक्ट्रिक को P इलेक्ट्रिक यानी कि प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब प्रेशर ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बबल, इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को आप क्या लिखेंगे, P इलेक्ट्रिक इंटू टोटल प्रोजेक्टेड एरिया विच इज अगेन πr²। वो भी किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, और अपोज डायरेक्शन में लगने कौन कौन से, एक तो सरफेस टेंशन का फोर्स और एक आउटसाइड प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा, P0 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया विच इज πr²। तो यहाँ से आपके पास बाहर वाले प्रेशर की वजह से कितना फोर्स आ गया, P0 इंटू πr², उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ बाहर से जो सारे फोर्सेस लग रहे होंगे उनके सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स रह जाएंगे और जो नेट फोर्स आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और क्योंकि ये चार्ज बबल इक्विलिब्रियम में है इसलिए ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस नीचे लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे, तो इसलिए आप क्या इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं, देखें आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन आ जाएगी T इंटू 4πr प्लस P0 πr² is equals to P in πr² plus P due to charge into πr²। देखिए πr सब तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आया, नेट जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा P in is equals to P0 प्लस 4T/r माइनस प्रेशर ड्यू टू चार्ज, और वो कितना है, P इलेक्ट्रिक कितना लिखा है हमने, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर देंगे तो चार्ज इनसाइड द प्रेशर इनसाइड द चार्ज बबल आ जाएगा कितना, Pn इज इक्वल्स टू P0 प्लस 4T/r माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है आपके पास, प्रेशर इनसाइड अ चार्ज बबल। देखिए आपके पास सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी, सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन होगी, तो आप P इन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कि सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच द लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। लिक्विड किसकी तरह एक्ट करती है, लिक्विड की सरफेस किसकी तरह एक्ट करती है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसकी वजह से वो मिनिमम एरिया
एक्वायर करने की टेंडेंसी रखती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसकी वजह से उसकी सरफेस किसकी तरह बिहेव करती है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से हमने एक ड्रॉप के अंदर, एक बबल के अंदर, एक चार्ज बबल के अंदर, सबके अंदर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू डिटरमाइन करी। एक्सेस प्रेशर यानी बबल के अंदर या ड्रॉप के अंदर एग्जिस्ट करने वाला जो इनसाइड प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्सेस प्रेशर। अब अगर हमने एक लिक्विड की ड्रॉप कंसिडर की थी तो एक्सेस प्रेशर आया था 2T/R, और अगर हमने लिक्विड का बबल मतलब कि कोई भी बबल कंसिडर किया था, सोप बबल कंसिडर किया था, तो उस केस में हमारे पास एक्सेस प्रेशर कितना आया था 4T/R। लेकिन अगर हमारे पास कोई जनरल सरफेस हो फॉर एनी सरफेस तो हम एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि उस केस में जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसमें R1 R2 कौन से लेने, इस बात का ध्यान रखें। R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी कि अगर कोई ऐसी डायरेक्शन जिसके अलोंग रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, कोई ऐसी डायरेक्शन है जो जिसके अलोंग रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, और वो दोनों डायरेक्शंस आपस में कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पे है, यानी कि दोनों डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस केस में इस सरफेस के अंदर या इस ड्रॉप के अंदर या किसी भी सरफेस के अंदर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आप इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को अगर आप जनरल केसेस में अप्लाई करेंगे, ड्रॉप के केस में आप देखेंगे तो ड्रॉप के अंदर हर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहता है, R ही रहेगा। तो अगर आप ड्रॉप की बात करेंगे तो ड्रॉप के केस में R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू क्या R के बराबर ही होगा। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, ड्रॉप के केस में एक्सेस प्रेशर कितना आएगा 2T/R, जो कि हमने जैसा पढ़ा था वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फॉर्मूले को किसी भी जनरल केस में अप्लाई कर सकते हैं। हमें R1 और R2 पता होना चाहिए। अगर हमारे पास R1 एंड R2 दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उस केस में हम किसी भी सरफेस का एक्सेस प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। यही कहानी अगर हम किसी फिल्म के केस में देखें, यानी कि किसी बबल के केस में देखें, तो बबल के केस में क्या ये वाली सरफेस, अभी हमने एक सिंगल सरफेस कंसिडर की थी किसी ड्रॉप के केस में, लेकिन अगर हम बबल की बात करेंगे तो क्या दो सरफेसेस होंगी। दो सरफेसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला हम किस तरह से लिख सकते हैं, T एक्सेस इज इक्वल टू 2T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अगेन R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, और ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है किसके लिए, फिल्म के लिए या एक बबल टाइप चीज के लिए जिसकी दो लेयर्स पॉसिबल होती है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। अब देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप किसी भी सिलेंड्रिकल चीज का अगर सब एक्सेस प्रेशर डिटरमाइन करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल फिल्म है इस तरह से, या सिलेंड्रिकल कोई सरफेस है, इसके अंदर अगर आप एक्सेस प्रेशर की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो किसी भी एक डायरेक्शन के अलोंग, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो किसी भी डायरेक्शन के अलोंग आप रेडियस ऑफ कर्वेचर जब देखेंगे तो आपके पास, इसका मान लें कि रेडियस जो है वो R है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके लिए, R1 की वैल्यू आ जाएगी R, और R2 यानी कि अगर आप कोई ऐसी डायरेक्शन कंसिडर करें जो कि इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उसमें आपके पास R2 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितनी आएगी। क्या आप इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट। एक लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर की आपके पास दूसरी लाइन होगी। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए आप एक्सेस प्रेशर क्या लिख, फॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए आप एक्सेस प्रेशर क्या लिख सकते हैं, P एक्सेस इज इक्वल टू T। देखें, फॉर्मूले में डालें T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, R1 की वैल्यू 1/R, R2 की वैल्यू 1/इनफिनिटी। 1/इनफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आपके पास एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, T/R। देखा आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर किन लाइंस के अलोंग लिया है, एक आपने, अगर आप एक सरफेस मान ले या एक लाइन मान ले ऐसी जिसका की रेडियस ऑफ कर्वेचर आप डिफाइन कर सकते हैं अलोंग। अगर आपके पास ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है
कोई सी भी लाइन कंसिडर कर ले जिसके अलोंग आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है कि आर है, उसके परपेंडिकुलर आप इस तरह की लाइन कंसिडर करें जिसके अलोंग आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपके पास एक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई t/r।